हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल AKG फन कैम। अभी तक के वीडियोस में आप देख रहे थे कि हम थ्योरी पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, क्वेश्चन कम सॉल्व कर रहे थे। उसके बारे में हमें बार बार फीडबैक मिल रहा है कि हम टॉपिक्स के साथ कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करें, तो उसके लिए हम थोड़ा सा बदलाव अपने वीडियोज़ में अभी करने जा रहे हैं। होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा, और अगर आप लोगों को अब भी कोई सजेशन और बाकी रहती है चेंज करने के लिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के हमें उसके बारे में अवगत कराएं। अभी तक के वीडियोस में हमने चैप्टर 2 के बारे में कुछ पढ़ा। उसके अंदर जो लास्ट वीडियो हमने बनाया था, लास्ट टॉपिक जो आपने देखा था, वो डेवलपमेंट लीडिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हमने पढ़ा था। उसके अंदर हमने डी ब्रोगली इक्वेशन पढ़ी डिटेल में, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा, और लास्ट में हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में डिस्कस किया था। अगर उस टॉपिक में अब भी आपको कोई डाउट है तो ऊपर आई में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके आप उस वीडियो को दोबारा देखें, या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। अब उससे नेक्स्ट हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक चैप्टर 2 का, जिसका नाम है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं, उनसे हमें क्या मैसेज मिलता है, क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, वो सभी हम इस सेक्शन के अंदर पढ़ेंगे। साथ ही साथ डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स और बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम यहीं साथ के साथ डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कि ये क्वांटम नंबर्स हैं क्या और इनसे हमें क्या जानकारी मिलती है। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 4 सेट हैं क्वांटम नंबर्स के, जिनको एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनसे हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है। क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? नंबर 1, दे इंफॉर्म यू about the energy of the electron, orbital occupied, एनर्जी के बारे में बताते हैं, ऑर्बिटल के बारे में बताते हैं, साइज, शेप, एंड आप कह सकते हैं लास्ट में ओरिएंटेशन। ये 4-5 चीज़ें हैं जो हमें किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में इन क्वांटम नंबर से पता चलती हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, लगभग सारी इन्फॉर्मेशन आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में इनसे मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि वो क्वांटम नंबर्स हैं कौन कौन से। बेसिकली 4 क्वांटम नंबर्स हैं हमारे पास, जिसमें फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, third is magnetic quantum number, and the fourth one is spin quantum number. प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर, ये सारे क्वांटम नंबर्स हमारे पास हैं। अब एक एक करके इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमें बोहर ने दिया था, नील बोहर, और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल n से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की एवरेज डिस्टेंस, उसके बारे में हमें ये जानकारी देता है। उसके बाद हमें बताता है ये एनर्जी, डिस्टेंस बताता है, तो ये हमें साइज भी बताता है एटम का, साइज के बारे में भी हमें ये जानकारी देता है। उसके बाद ये रिप्रेजेंट करता है मेजर एनर्जी सेल, कौन सी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसके बारे में हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चलता है। इसके बाद इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं अलग अलग सेल्स के लिए, वो इंटीजर से n की वैल्यू जो होती हैं वो हम रिप्रेजेंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ऐसे हम इसकी वैल्यूज़ लेते हैं। ये वैल्यू कौन सी होती है? प्रत्येक सेल के लिए अलग अलग वैल्यू। फॉर एग्जांपल शेल की अगर हम बात करें तो k शेल के लिए जैसे 1, L के लिए 2, M के लिए 3, N के लिए एंड सो ऑन। ऐसे डिफरेंट सेल्स के लिए इसकी अलग अलग इंटीजर्स होते हैं, अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं n की। इससे हमें
जानकारी मिलती है कि कौन सी सेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसके साथ साथ हमें जानकारी देता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कि कोई भी शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन अलाउड होते हैं। उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। इसी n की हेल्प से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं किसी सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इसके साथ साथ हमें इससे एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी पता चलता है, जिसके लिए फॉर्मूला हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, NH/2π इसका फॉर्मूला होता है। तो एंगुलर, तो ये अलग अलग डिटेल्स हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी है हमें, और एटम के बारे में भी जो कि इस क्वांटम नंबर से मिलती हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बारे में, जिससे इसका साइज पता चलता है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, कौन सी सेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसकी एनर्जी क्या होगी, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी भी होता है, जिसकी वैल्यू कम होगी n के लिए उसकी एनर्जी कम होगी, और फिर जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी तो शेल की एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद एनर्जी शेल, मेजर एनर्जी शेल, कौन सी शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, नंबर कैसे डिनोट करते हैं, कैसे नंबर दिया जाता है। उसके बाद हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी शेल में और उसके एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चलता है। जो सेकंड हमारा क्वांटम नंबर है वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये मिस्टर समरफील्ड ने दिया था। इसको एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोला जाता है। एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोल देते हैं। ये हमें किसके बारे में जानकारी देता है, इट टेल्स अबाउट नंबर ऑफ सबशेल्स। सबसेल्स के बारे में बताता है कि हमारी इलेक्ट्रॉन कौन सी सबसेल में मौजूद है। सबसेल की बात करें तो हमारे पास 4 सबसेल होती हैं, S, P, D, F। यहाँ तक हम सबसेल्स की में डिटेल में पढ़ते हैं, इससे आगे भी हैं लेकिन उनके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे। S स्टैंड्स फॉर शार्प, P फॉर प्रिंसिपल, D stands for diffused and F for fundamental। ये यहाँ तक 4 सबसेल है। इसके आगे हम F के बाद कंटिन्यूस अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, तो F, G, H, I, J जो भी है उसके लिए। लेकिन 11th क्लास में हमारा डिटेल में इन्हीं 4 सबसेल्स के बारे तक हम समझेंगे, पढ़ेंगे। अब इन चारों सबसेल्स की एनर्जी के बारे में भी हमें पता चलता है इसी क्वांटम नंबर से कि जो इनका एनर्जी लेवल है दैट इज S इज स्मॉलेस्ट इन एनर्जी, देन P, देन D एंड देन F। ये इनका इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल है सबशेल्स का। अब इसके जो नेक्स्ट 2 पॉइंट हैं उनके ऊपर आपको ध्यान देना है। आप जानते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर को L से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके लिए हम 2 चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक तो होती है वैल्यू ऑफ L, एक तो ये वैल्यू ऑफ L क्या होती है वो देखिए। इससे हमें वैल्यू ऑफ L जो होती है वो वेरी करेगी हमारी 0 to n-1। ध्यान रखिएगा, वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं। L की जो वैल्यू है वो 0 से n-1 तक हमारी होती है। तो इससे नेक्स्ट पॉइंट है वो है नंबर ऑफ सबशेल्स। वैल्यू में और टोटल नंबर ऑफ सबशेल इससे पता अगर आपको निकालनी है, सो टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स ये इक्वल होती है टोटल नंबर ऑफ L वैल्यूज। L की कितनी वैल्यूज निकल के आ रही हैं ये उसके इक्वल होगी। ये हम टेबल से मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में, वहां से आपको पता चलेगा। इन दोनों पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है, बिकॉज अगर L की वैल्यू 0 आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सबसेल भी हमारी 0 होंगी। L की वैल्यू 0 है तो उसके लिए L की टोटल कितनी वैल्यू आएंगी, L की 1 वैल्यू आएगी। एक L है जिसके लिए 0 वैल्यू है तो उसके लिए सबसेल की वैल्यू अलग अलग होंगी। इन दोनों पॉइंट्स को हम टेबल से डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं किसी सेल में, तो इलेक्ट्रॉन इन सबशेल, उसके लिए फॉर्मूला है 2 × 2l+1। इससे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी सबसेल में निकल के आ जाएंगे। अब ये वैल्यू और टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स का क्या रिलेशनशिप है ये एक टेबल से देखिए। पहले देखिए कैसे वैल्यू ऑफ L
रिलेट करती है डेजिग्नेशन टू सबसेल। हम इसको अगर निकालने की कोशिश करें तो कैसे हमें पता चलेगा? अगर वैल्यू एल की निकल के आती है 0 तो सबशेल का डेजिग्नेशन होगा एस। एस सबशेल जो है उसके लिए एल की वैल्यू 0 होती है। उसके बाद अगर वैल्यू आती है 1 तो दैट स्टैंड्स फॉर पी। वैल्यू होती है 2 डी, वैल्यू होती है 3 एफ। ये हमारे डिफरेंट डेजिग्नेशंस हैं और एल की वैल्यूज़ हैं। आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर 4 होता है तो यहाँ पे जी आ जाएगा, इन सो ऑन। ये से आप बढ़ा सकते हो, आगे भी लिख सकते हो। तो ये एल की वैल्यूज़ हैं और उनके लिए जो डेजिग्नेटेड सबशेल्स हैं उसके बारे में है। अब टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स और वैल्यू ऑफ एल कैसे रिलेट करते हैं आप वो समझिए, वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कंफ्यूज होने के बहुत चांसेस हैं, तो आप अपना ध्यान रखिएगा कैसे आप इसको स्टडी करेंगे। आप टेबल को ध्यान से देखिए, मैं साथ ही साथ पिक्चर रिप्रेजेंटेशन भी आपको करूँगा, पिक्चर से भी इसको कंफर्म करें और इस टेबल को भी ध्यान से देखें। एक टेबल बनाएं, ऐसे एक टेबल ड्रॉ करें। अब इसमें एक एक करके देखते हैं। अगर देखिए, अगर हमारे पास शेल नंबर है 1, n इजिकल टू अगर हमारे पास 1 है तो नंबर ऑफ सबशेल्स भी 1 होंगी। ये हमने पॉइंट में देखा था कि जो n की वैल्यू होगी उतनी ही सबशेल्स मौजूद होंगी। अब जितनी सबशेल मौजूद है 1, उसके लिए l की वैल्यू क्या है? l की वैल्यू इसके लिए होती है 0। जैसे देखिए, अगर n इजिकल टू 1 है तो नंबर ऑफ सबशेल्स भी 1 होगी हमारे पास। l की वैल्यू आएगी इसके लिए 0 या जो कौन सी सबशेल के लिए है, ये s सबशेल के लिए 0 रिप्रेजेंट की जाती है। और जो नेम ऑफ सबशेल होगा वो होगा 1s। ये हमारी फर्स्ट वैल्यू है। अगर हम बात करें n इजिकल टू 2 तो नंबर ऑफ जो सबशेल्स होंगी वो 2 सबशेल्स होंगी हमारे पास। कौन कौन सी 2 सबसेल होंगी? L की वैल्यू क्या क्या होंगी उनके लिए? 0 एंड 1। 0 एंड 1 उसके लिए हमारे पास होंगी n इजिकल टू 2। इसके अंदर इनके जो नाम होंगे सबसेल के वो होंगे 2s एंड 2p। 0 के लिए s होता है, 1 के लिए p होता है, ये हम पिछली टेबल में पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगर n इजिकल टू 3 है तो नंबर ऑफ सबसेल्स भी हमारे पास 3 होंगी। L की वैल्यू होंगी 0 1 2, 3 वैल्यू होंगी हमारे पास। इसमें हमारी जो सबसेल्स होंगी वो होंगी 3s 3p एंड 3d। उसके बाद अगर n इजिकल टू 4 है तो नंबर ऑफ सबसेल्स भी उसमें 4 ही होंगी, जिनके लिए जो l की वैल्यू होंगी वो होंगी 0 1 2 एंड 3। 4 वैल्यू हैं। देखिए 0 इसके अंदर एक वैल्यू है, इंक्लूड होती है। उसके लिए जो नंबर नेम है सबसेल्स के वो होंगे 4s 4p 4d एंड 4f एंड सो ऑन। ऐसे आप बढ़ाते चले जाइए और इससे आप नंबर ऑफ सबसेल्स, आपको n की वैल्यू से नंबर ऑफ सबसेल्स निकल के आएंगे आपके पास। उसके बाद l की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी इससे, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सी सबसेल है, उसका नाम भी हमें पता चल जाएगा। तो ये टेबल और ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमारे पास l की वैल्यू 0 आ रही है तो हम समझेंगे कि सबसेल्स भी 0 हैं। नहीं, अगर l की वैल्यू 0 है तो उसका मीनिंग है कि एक सबसेल हमारे पास मौजूद है, s सबसेल। इसके अलावा इस एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमें और क्या जानकारी मिलती है? वो मिलती है एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि इसको एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोला जाता है। तो इससे हमें उसकी एंगुलर ऑर्बिटल की एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी हमें पता चलता है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास √L × L+1 h/2π। ये हमारा एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला है, इससे हम निकाल सकते हैं। तो अब देखिए, मैं कुछ अलग अलग सबसेल्स के लिए आपको जनरल फॉर्मूले बता रहा हूँ कि अगर s सबसेल है हमारे पास, फॉर h सबसेल इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास मौजूद है, s सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स की जो एंगुलर मोमेंटम होगी वो होगी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। s सबसेल के लिए l की वैल्यू क्या होती है? L = 0, तो इसकी जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगी वो भी 0 होगी। और s सबशेल L = s सबशेल के जो इलेक्ट्रॉन है L = 0, तो उसकी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी 0 होगी। अगर हम बात करें
p सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो वहाँ पे p सब शेल के लिए l की वैल्यू होती है 1। तो उसकी अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात करें और l की वैल्यू 1 रखें तो इससे निकल के आएगी √2h/2π। फिर अगर हम बात करें d सब शेल के लिए, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ l की वैल्यू 2, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू √6h/2π। और इन लास्ट अगर हम बात करें f सब शेल के लिए उसके इलेक्ट्रॉन्स की, तो l की वैल्यू होती है f के लिए 3, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू √12h/2π। तो इस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी हमें डिटेल में पता चलता है किसकी हेल्प से, एजीमुथल क्वांटम नंबर जो कि L से डिनोट होता है। और ये अलग अलग सब शेल के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हैं, या इससे आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वांटम नंबर है दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये हमारा थर्ड क्वांटम नंबर है, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मिस्टर लिंडे ने हमें ये प्रपोज किया। ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है इलेक्ट्रॉन के बारे में? ये हमें बताता है ओरिएंटेशन ऑफ सब शेल। सब शेल की ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। एक्चुअली ये हमें बताता है ऑर्बिटल्स के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि एटम के अंदर शेल्स होती हैं, सेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये ऑर्बिटल के बारे में हमें कौन जानकारी देता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है कि वो कौन से ऑर्बिटल में मौजूद है। अगर इसकी वैल्यू जो है वो वेरी करती है -L से -L2 प्लस L तक, -L से +L तक इसकी वैल्यू वेरी करती है। या इसकी बात अगर हम बात करें, अगर हमारे पास कोई गिवन वैल्यू है n, इफ वी हैव एनी गिवन n, तो हमारे पास m की जो वैल्यू होगी वो n² के इक्वल होगी। या अगर हमारे पास गिवन L है तो जो m की वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास 2l+1। इन फॉर्मूलाज को ध्यान रखिएगा। अभी नेक्स्ट जो हम इसके बारे में इसकी टेबल डिटेल में डिस्कस करेंगे उसमें ये वैल्यू आपको काम आएंगी। तो ये n गिवन है तो n² और l गिवन है तो ये 2l+1 फॉर्मूला हम इसका यूज़ करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमें इससे पता लग जाएंगे। इसके बाद जो इसका एक जो लास्ट फीचर है, जो ये इससे हमें जो चीज़ पता चलती है वो है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। इट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट क्यों करती हैं, वे सारी चीज़ें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से एक्सप्लेन करती हैं। आपको याद हो पिछले मॉडल की वो लिमिटेशन भी थी बोर मॉडल की। या ये कौन सा इफेक्ट था? ये ज़ीमैन इफेक्ट। ज़ीमैन इफेक्ट को ये एक्सप्लेन करता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की ज़ीमैन इफेक्ट क्यों होता है। तो अब अगर m की वैल्यू क्या होगी, कैसे वो निकल के आएगी, या n l के साथ उसका कैसे रिलेशनशिप हम एस्टेब्लिश करेंगे, वो हम देखेंगे नेक्स्ट टेबल की हेल्प से। टेबल से समझते हैं। अगर हमारे पास देखिए ऐसी एक टेबल तैयार करें जिसमें सबसे पहले कॉलम में आपको n लेना है जो कि सेल रिप्रेजेंट करता है, सेकंड कॉलम में l लेना है जो सब सेल रिप्रेजेंट करता है, थर्ड में आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करने हैं विद द फॉर्मूला 2l+1, और फोर्थ में फिर आपको बताया जाएगा कि m की वैल्यू उनके लिए क्या होगी। तो अब देखिए यहाँ पे कि अगर n शेल की अगर हम बात करें, सबसे पहले जो फर्स्ट n = 1 है उसके लिए जो l की वैल्यू होती है वो सिर्फ एक वैल्यू होती है जो 0 हम जिसको मान के चलते हैं, और वो रिप्रेजेंट करती है s सब शेल। मैं नोटेशन साथ के साथ लिख रहा हूँ। अगर हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करें और l की वैल्यू पुट करें तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आएंगे 1। एक ऑर्बिटल आएगा जिसके लिए जो m की वैल्यू होगी वो होगी 0। ये हमारा फर्स्ट शेल के लिए सारी वैल्यूज मौजूद हैं। उसके बाद अगर हम बात करें n = 2,
अगर n 2 है तो उसके लिए L की दो वैल्यू होंगी। फर्स्ट वैल्यू होगी 0, जिसके लिए S सब शेल ही रहेगा हमारा, और सेकेंड वैल्यू होगी 1, जो कि P सब शेल के लिए होती है हमारे पास। तो इसके लिए अगर फिर वही अगेन 0 की अगर हम बात करें तो 0 सब शेल के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स रहेंगे 1 और वैल्यू ऑफ m रहेगी 0। लेकिन अगर हम p सब शेल की बात करें तो p के लिए n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 1 है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2l + 1, 2 + इज इक्वल टू 3 ऑर्बिटल्स निकल के आएंगे। तो उन तीनों ऑर्बिटल्स की जो m की वैल्यू होंगी वो होंगी -1, 0, +1। ये तीन ऑर्बिटल को हम अलग अलग वैल्यूज ऐसे कहते हैं m की। ऐसे अगर हम बात करें n = 3 तो उसके लिए l की तीन वैल्यू आएंगी हमारे पास 0, 1, 2, 0, 1 एंड 2। 0 के लिए S सब शेल के लिए 0, 1 फॉर P एंड 2 फॉर D सब शेल। ये तीन वैल्यूज आएंगी। इन तीनों के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देखिए अगेन 0, अगर 0 है नंबर ऑफ सब शेल तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1, वैल्यू ऑफ m विल बी 0। अगर हम बात करें 1 के लिए L की वैल्यू आएगी 3, L अगर पुट करेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आएंगे 3 और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 3 हैं तो वैल्यू m के लिए -1, 0, +1। अगर हम बात करें L = 2 तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकल के आएंगे 5 और जो m की वैल्यू होगी वो होगी -2, -1, 0, +1, +2। ये हमारी थर्ड शेल के लिए सारी वैल्यूज मौजूद हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 4 के लिए तो इसकी भी 4 L की वैल्यूज आएंगी 0, 1, 2 एंड 3। 0 फॉर S, 1 फॉर P, 2 फॉर D एंड 3 फॉर F। 0 के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1, m की वैल्यू 0, फॉर 1 इट इज 3 will be equal to -1, 0, +1। for 2 it is equal to 5, it is -2, -1, 0, +1, +2, and for 3 it is equal to 7 and it will become -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। ये टेबल बनाने का मेरा मकसद क्या है कि जो वैल्यू निकल के आती है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की, उनके लिए m की वैल्यू क्या है, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, उनको कैसे कोरिलेट करोगे, ये मैं आपको समझाना चाहता था। कि जैसे कि L में मैंने आपको बताया था कि L मीन्स 0 का मतलब 0 सब शेल नहीं होता, S सब शेल होता है। वैसे ही m की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो उसका मीनिंग ये नहीं है कि कोई भी ऑर्बिटल नहीं है, उसका मीनिंग है कि एक ऑर्बिटल उसके अंदर मौजूद है और उन अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए अलग अलग वैल्यूज़ आपको दिखाई गई हैं। तो इस टेबल को ध्यान से पढ़िए, पिक्चर से भी आप देख सकते हैं और ये टेबल आपके बहुत काम की चीज़ है। नेक्स्ट जो क्वांटम नंबर है हमारा, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय S। मिस्टर गाउस स्मिथ और एलन बैक ने इसको हमें डिटेल में बताया। इन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलेट नहीं करता, वो अपने एक्सिस के ऊपर भी स्पिन करता है, सर्कुलेट करता है। तो वो स्पिन दो टाइप की हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। पहली देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो जो उसके मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इट्स मैग्नेटिक फील्ड। और इसके लिए जो S की वैल्यू है क्लॉकवाइज के लिए, दैट इज इक्वल टू +12। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो S की वैल्यू +12 है। ये मैग्नेटिक फील्ड की
ये डायरेक्शन होगी उसके अंदर। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो उसके मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, उसके लिए S की वैल्यू होगी -12। इनको जब हम आगे फर्दर टॉपिक में डिस्कस करेंगे तो आप रिप्रेजेंट करेंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे अपर हेडेड एरो, और कोई एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे डाउन हेड एरो। ये रिप्रेजेंटेशन आप फर्दर टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो स्पिन क्वांटम नंबर की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन के अपने एक्सिस के ऊपर स्पिन की डिटेल के बारे में हमें बताता है। अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो S की वैल्यू +12 और एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो S की वैल्यू -12 होगी इलेक्ट्रॉन के लिए। इसके साथ इसकी हेल्प से हम इसकी स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो जैसे कि हमारा पीछे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला था, वैसा ही स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। थोड़ा सा चेंज है, सिर्फ L की जगह S रखें, S × S + 1 h/2π स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला है। इससे हमें एक जानकारी और मिलती है कि अगर किसी एटम की मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पिन्स हमें निकालनी है, मैक्सिमम स्पिन ऑफ एन एटम अगर आप निकालना चाहें तो इट विल बी इक्वल टू 1/2 × नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर किसी एटम की स्पिन अगर आप निकालना चाहते हो तो उसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को हाफ कर दीजिए, वो उसकी मैक्सिमम स्पिन्स आपको मिल जाएंगी। तो ये था हमारा लास्ट क्वांटम नंबर, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। अभी सभी क्वांटम नंबर्स को पढ़ने के बाद हमारे पास एक कंक्लूजन निकल के आता है। वो क्या है? अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो अगर हम किसी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं लाइक दिस साई, तो हम उसको लिख सकते हैं साई NLM। ये किसी भी ऑर्बिटल की रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। ये आप कंपटीशन के लिए जाओगे तो आपको उसमें ऐसा क्वेश्चन मिल सकती है, ऐसी रिप्रेजेंटेशन मिल सकती है। एग्जाम्पल से समझिए कैसे लिख सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में गिवन है कि साई 420, इसका क्या मीनिंग होगा? एक ऑर्बिटल है हमारे पास जिसके लिए n की वैल्यू है 4, L की वैल्यू है 2 और m की वैल्यू है 0। तो ये रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे कर सकते हैं। इन क्वांटम नंबर्स के डिटेक्ट होने के बाद आप ऑर्बिटल की रिप्रेजेंटेशन ऐसे कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट क्वांटम नंबर्स। अभी हमने ऑर्बिटल्स पढ़े, सब शेल्स पढ़ी, 4 बेसिकली पढ़ी, sp-df वगैरह। उनकी शेप के बारे में हम पढ़ेंगे। इस शेप को पढ़ने से पहले आपको एक कंसेप्ट जानना पड़ेगा जिसका नाम है नोड्स। नोड क्या होता है? नोड्स किसे बोलते हैं? इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो इट इज एन एरिया इन एन एटम वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0। किसी एटम के अंदर वो एरियाज जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होती है वो नोड कहलाता है। इस 2 टाइप के नोड हमारे पास मौजूद है। सबसे पहला है रेडियल नोड। रेडियल नोड किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये रेडियल नोड होता है। और दूसरा होता है एंगुलर नोड। जैसा कि नाम से पता चलता है ये डिपेंड करता है एंगल के ऊपर, डिपेंड ऑन एंगल। 2 टाइप के नोड आपको पढ़ने को मिलेंगे। रेडियल नोड होता है, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है n-l-1, और जो एंगुलर नोड होता है
इट इज इक्वल टू एल। ये इनको निकालने के लिए फॉर्मूले। तो अगर आपको टोटल नोड्स निकालने हैं किसी भी एटम के अंदर, तो इट इज इक्वल टू n माइनस एल माइनस वन प्लस एल, सो इट इज इक्वल टू n माइनस वन। अगर आप ओवरऑल नोड्स निकालना चाहते हैं तो n माइनस वन से आपको नोड मिल जाएंगे, या कोई स्पेसिफिक रेडियल नोड या एंगुलर नोड निकालना चाहते हैं तो ये आपका फॉर्मूला होगा। तो अब एक टेबल से समझिए कि हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक टेबल बनाइए जिसमें आप लिखिए ऑर्बिटल्स, उसके बाद हम निकालेंगे रेडियल नोड, फिर निकालेंगे एंगुलर नोड, और लास्ट में टोटल नोड्स 7s। मान लीजिए 4 ऑर्बिटल हमारे पास मौजूद हैं, 3p, 4s, 5d, 6g एंड 7s। इनके लिए देखते हैं, अगर 3p के लिए अगर हम रेडियल नोड निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला हमारा था n माइनस एल माइनस वन। तो 3 ये रिप्रेजेंटेशन है, इसमें जो फर्स्ट न्यूमेरिक होता है ये n की वैल्यू होती है, तो n की वैल्यू 3 है, तो वैल्यू पुट करें 3। p के लिए आप जानते हो l की वैल्यू होती है 1 और 1, अगर ये वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी 1। और अगर एंगुलर नोड की बात करें तो जो l की वैल्यू है वही एंगुलर नोड की वैल्यू होती है, दैट मीन्स 1। या फिर आप डायरेक्ट निकालना चाहें, एंगुलर नोड होता है आपका इज इक्वल टू एल, और अगर आप टोटल नंबर नोड्स डायरेक्ट निकालना चाहें n माइनस वन से आप निकाल सकते हैं। तो n की वैल्यू क्या है 3, और टोटल n की वैल्यू 3 रखेंगे तो टोटल नोड्स निकल के आएंगे 2। तो ऐसे आप अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी ऑर्बिटल के लिए, उसके रेडियल नोड, एंगुलर नोड एंड टोटल नोड्स। अगर ये निकल आएंगे दोनों तो ये तो वैसे भी आप ऐड करके निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं 4s के लिए। 4s के लिए जो n की वैल्यू है दैट इज 4, s l के लिए 0 1, इसकी वैल्यू निकल के आएगी 3। n की वैल्यू 4, s सब शेल है तो s के लिए l की वैल्यू 0 और माइनस वन इजिकल टू 3, और जो वैल्यू l है, l की वैल्यू है वही नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स हैं, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 0, क्योंकि l की वैल्यू 0 है 4s के लिए। सो अगर आप टोटल नोड्स निकालने हैं तो अगेन n माइनस वन से निकाल लीजिए या डायरेक्ट निकाल लीजिए, इट इज इक्वल टू 3, या इनको ऐड कर दीजिए या n माइनस वन से निकाल लीजिए, एक ही बात है। 5d की बात करें, 5d के लिए n की वैल्यू 5, d जो होता है उसके लिए l की वैल्यू होती है 2 माइनस वन, इट इज इक्वल टू 2। n की वैल्यू 5, d के लिए l की वैल्यू 2 और माइनस वन, 2 निकल के आएगा। अगर बात करें एंगुलर नोड्स की, क्योंकि l के लिए 5d के लिए जो l की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 2, टोटल नंबर ऑफ नोड्स 4। इसके बाद अगर हम बात करें 6g, 6g की अगर हम बात करेंगे तो n की वैल्यू है 6। अगर आप g की बात करें तो f के बाद g आता है, तो g के लिए l की वैल्यू होती है 4 माइनस वन इज इक्वल टू 1। एक रेडियल नोड आएगा। एंगुलर नोड की बात करें तो 4 बिकॉज l इज इक्वल टू 4, और टोटल नोड्स की अगर हम बात करें तो दैट इज इक्वल टू 5। सेम विद 7s, n की वैल्यू 7, s के लिए l की वैल्यू 0 माइनस वन इज इक्वल टू 6। एंगुलर नोड की बात करें तो s की वैल्यू 0, दैट मीन्स एंगुलर नोड्स 0, और टोटल अगर नोड्स की अगर हम बात करें तो दीज आर इक्वल टू 6। तो ऐसे इस फॉर्मूला से आप किसी भी ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड्स या एंगुलर नोड्स निकाल सकते हैं, और उनके एडिशन से या डायरेक्ट फॉर्मूले से आप टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकाल सकते हैं। ये पता होना चाहिए आपको। अब स्टार्ट करते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल। जो सबसे पहला हमारा ऑर्बिटल है दैट इज एस ऑर्बिटल की बात करें, जैसा कि आप जानते हो एस ऑर्बिटल के लिए L इज इक्वल टू 0 एंड M इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो जो एस ऑर्बिटल है उसकी यूनि डायरेक्शनल ओरिएंटेशन होती है, हैव ओनली वन यूनि डायरेक्शनल ओरिएंटेशन,
यूनिडायरेक्शनल होता है, एस ओरिएंटेशन उसकी होती है, इसीलिए इसको सिमेट्रिकल, स्फेरिकल सिमेट्रिकल माना गया है। इट हैज़ स्फेरिकल सिमेट्री होती है इसके अंदर, क्योंकि यूनिडायरेक्शनल ओरिएंटेशन है ये, और किसी भी एक्सिस के ऊपर ओरिएंटेशन शो नहीं करता है, इसको स्फेरिकल सिमेट्रिकल माना जाता है। अगर हम रेडियल नोड की बात करें तो 1s के लिए जो हमारे पास रेडियल नोड्स आएंगे इसमें निकल के, वो आएंगे निकल के 0, फॉर्मूले से आप देख सकते हैं। और अगर हम बात करें 2s और 3s की, तो इनमें रेडियल नोड्स निकल के आएंगे 1 and 2 रेस्पेक्टिवली। शेप की बात लेकिन देखिए, अगर हम इन ऑर्बिटल्स की शेप की बात करें तो 1s जो ऑर्बिटल हमने दिखाया है उसके अंदर कोई नोड नहीं होता है, इसलिए उसमें सीधे आपको इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते दिखाई देंगे। 2s की अगर हम बात करें ऑर्बिटल की, तो उसके अंदर 1 नोड निकल के आता है, जो यहाँ बीच में एम्प्टी स्पेस देख रहे हो, ये वो नोड है और ये वो एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है। और अगर हम 3s की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास 2 नोड निकल के आएंगे, नोड 1 एंड नोड 2, और इसलिए ये जो सर्कल्स हैं वो एरियाज हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना है। जो एम्प्टी स्पेस है वो नोड को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज ऑल अबाउट शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। नेक्स्ट जो ऑर्बिटल है जिसकी हम शेप डिस्कस करेंगे, दैट इज पी ऑर्बिटल। डियर स्टूडेंट, अगर हम पी की बात करें तो पी के लिए जो एल की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 1, और एम की अगर हम बात करें तो इज इक्वल टू -1, 0, +1। ये 3 वैल्यू एम के लिए पॉसिबल है। तो इनको देखते हुए ये पता चलता है कि पी के अंदर जो ओरिएंटेशन होती है मैग्नेटिक फील्ड में, वो 3 ओरिएंटेशन पी ऑर्बिटल शो करता है। ये देखिए 3 ओरिएंटेशंस इन मैग्नेटिक फील्ड, 3 ओरिएंटेशन शो करता है, इसलिए जो P है उसके पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है Px, Py एंड Pz डिपेंडिंग अपॉन द एक्सिस ऑन विच दे आर प्रेजेंट। तो इससे क्या प्रूव होता है कि इसके अंदर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होती हैं। इसकी जो शेप होती है वो डम्बेल शेप होती है विद 1 एंगुलर नोड एट एक्सिस। एक्सिस के ऊपर एक एंगुलर नोड होगा। कैसे, अब आप देखिए इनकी शेप में आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। अगर मान लीजिए ये हमारा z एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। अगर हमारी ये एक्सिस है तो अगर हम बात करें pz की, तो उसकी जो लोब होंगे वो z एक्सिस के ऊपर होंगे और ये उसकी शेप होगी। दिस इज फॉर pz। ये p ऑर्बिटल है जो डम्बेल की शेप आपको दिखाई दे रही है, बाकी 3 एरोज एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर z एक्सिस के ऊपर ये लोब हमारे मौजूद हैं तो वो pz ऑर्बिटल कहलाएगा। अगर y एक्सिस के ऊपर हमारा लोब मौजूद है तो वो py ऑर्बिटल कहलाएगा, और अगर यही x एक्सिस पे होगा तो वो px कहलाएगा। ऐसे ओरिएंटेशन के आधार पर हम इन ऑर्बिटल्स को नाम देते हैं। अब अगर हम बात करें वैल्यू की कि नोडल प्लेन क्या होगा और m की वैल्यू क्या होगी किसी अलग अलग ऑर्बिटल के, तो लिए देखिए अगर pz की अगर हम बात करें तो pz के लिए जो नोडल प्लेन है दैट इज xy। यहाँ पे नोट करें नोडल प्लेन, pz के लिए जो नोडल प्लेन है वो x और y है, ये इसके सेंटर में मौजूद है। दिस इज इट्स नोडल प्लेन। xy इसका नोडल प्लेन रहेगा। और इसके लिए अगर हम m की बात करें तो क्योंकि ये z एक्सिस पे मौजूद है तो जो z एक्सिस के ऊपर मौजूद होगा उसके लिए m की वैल्यू होगी 0। py की बात करें, अगर py की बात करें तो इसका जो नोडल प्लेन है वो होगा xz, और m की बात करें तो इट इज इक्वल टू वैल्यू होगी इसकी +-1। और अगर px की बात करें तो इसके लिए जो नोडल प्लेन होगा दैट इज yz, और m की वैल्यू हो सकती है +-1।
यहाँ पे आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, वो क्या है कि ये जो एक्सिस है दिस इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ये जो जेड एक्सिस मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे आप एक्स और जेड इन दोनों में से कोई भी लोब ले सकते हो या कोई भी आप इधर प्लेन शो कर सकते हो, एक्स एक्सिस या जेड एक्सिस। लेकिन ध्यान ये रखना है ये पी जेड भी हो सकता है, यहाँ पे आप एक्स रखोगे तो ये पी एक्स भी हो सकता है। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि जो भी इस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर मौजूद होगा उसके लिए एम की वैल्यू 0 होगी। एक चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी आपको क्या ध्यान रखनी है कि आपने 3 ऑर्बिटल देखे, तीनों ऑर्बिटल के लिए आपने देखा कि एक के लिए मान लीजिए पी जेड के लिए m 0 होगी, तो m की 2 वैल्यू और बचती हैं, +1 और -1। तो कौन सी वैल्यू आप दे सकते हो, पी वाई को आप -1 दोगे या पी एक्स को +1 दोगे, ये फिक्स नहीं होता है। ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि पी वाई की वैल्यू +1 भी हो सकती है, -1 भी। इन द सेम वे पी एक्स भी +1 या -1 हो सकता है। ये फिक्स नहीं होता है। सिर्फ जो ऑर्बिटल इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे मौजूद है उसी की वैल्यू फिक्स होती है m की, जो कि इक्वल टू 0 होती है। ये दिस इज ऑल अबाउट शेप ऑफ p ऑर्बिटल। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेप ऑफ d ऑर्बिटल्स। मैंने पहले से ही लिख दिया ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अगर d ऑर्बिटल की बात करें तो इसके लिए l की वैल्यू 2 होती है, m इज इक्वल टू -2, -1, 0, +1 या +5। 5 वैल्यू m की पॉसिबल है। m की 5 वैल्यू पॉसिबल है, दैट मीन्स 5 ऑर्बिटल d के पास होते हैं जिनके नाम है dxy, dyz, dzx, dx² - y² या dz²। ये पांचों ऑर्बिटल्स हैं, उनकी शेप है। मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से शुरू करता हूँ। पहले तो आप देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 इन जो ये 4 ऑर्बिटल हैं, इन चारों के अंदर 4 लोब हैं। इनमें से dxy, dyz और dzx, इन 3 के जो लोब हैं वो एक्सिस के बीच में होते हैं। लेकिन जो फोर्थ है dx² - y², इसके जो चारों लोब हैं वो एक्सिस के ऊपर हैं, x और y एक्सिस के ऊपर। ये जो आपका फिफ्थ ऑर्बिटल है dz², इसमें सिर्फ 2 लोब होते हैं और ये दोनों लोब z एक्सिस के ऊपर मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ एक हाई डेंसिटी रिंग होती है, इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा डेंसिटी होती है, रिंग बनी होती है, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ मौजूद होती है। जो dz² की जो शेप होती है उसको डोनट शेप बोला जाता है। इसके बाद इनके बारे में जो 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो है नोडल प्लेन एंड वैल्यू ऑफ m। अलग अलग ऑर्बिटल के लिए अलग अलग है। देखिए नोडल प्लेन की बात करें तो dz² से स्टार्ट करते हैं। dz² में कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता है क्योंकि इसका जहाँ प्लेन है वहाँ पे इसकी हाई डेंसिटी इलेक्ट्रॉन रिंग मौजूद है, तो इसलिए नो नोडल प्लेन और इसके लिए m की वैल्यू फिक्स होती है, दैट इज 0। उसके बाद अगर हम dxy की बात करें तो इसके अंदर 2 नोडल प्लेन है, yz एंड xz। yz और xz इसके 2 नोडल प्लेन हैं जिसमें चारों लोब मौजूद होते हैं। इसके लिए m की वैल्यू होती है +-2। yz की बात करें तो इसके भी 2 नोडल प्लेन है, xy एंड xz, इसके लिए m की वैल्यू +-1। xz की बात करें तो 2 नोडल प्लेन xy एंड yz और m की वैल्यू +-1। अगर हम बात करें dx² - y² के लिए, इसके लिए m की वैल्यू +-2 है। अंदर अगर नोडल प्लेन की बात करें तो 2 एंगुलर नोड मौजूद है एट 45 डिग्री टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग ऑर्बिटल्स ऑफ डी शेल। जो लास्ट ऑर्बिटल है हमारे पास f ऑर्बिटल, उसके बारे में थोड़ा सा ही बताएंगे आप क्योंकि आपके सिलेबस में इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है और ये कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसके लिए l की वैल्यू 3 होती है, m इज इक्वल टू -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। इससे क्या पता चलता है कि f ऑर्बिटल की 7 ओरिएंटेशन है स्पेस में, जिससे इसके 7 ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। उनमें से कुछ के नाम मैंने लिखे हैं, जैसे fx x² - y², fy x² - y², fxyz, fz³ fxz², समथिंग लाइक दैट। ये कुछ इसके नाम मैंने लिखे हैं, और भी हैं 2-3, लेकिन वो हम आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ना स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे बिकॉज दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो ये थोड़ा सा आपको बस पता होना चाहिए कि इसके 7 ऑर्बिटल हैं, उनके लिए m की वैल्यू क्या है। ये था f ऑर्बिटल के बारे में। यहाँ साथ के साथ आपको एक टर्म और याद रखनी है जिसको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स।
डीजेनरेट ऑर्बिटल्स वे ऑर्बिटल होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है। तो इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर क्वांटम नंबर सेम है, अगर n की वैल्यू सेम है, तो जो p है, d है और f है, उन तीनों के लिए p, d और f, इन ये तीनों जो सबशेल हैं, इसके जितने भी ऑर्बिटल हैं, अगर आप कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते हो और उनका क्वांटम नंबर सेम रखते हो, तो इन तीनों के जितने भी ऑर्बिटल हैं, फॉर एग्जांपल p के 3 ऑर्बिटल हैं, px, py, pz, अगर कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और अगर तीनों ऑर्बिटल का क्वांटम नंबर फॉर एग्जांपल सेम है 222 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो ये तीनों की एनर्जी सेम होगी और इनको बोला जाएगा डीजेनरेट ऑर्बिटल। द सेम वे फॉर डी, अगर हमारे पास हैं डी के 5 ऑर्बिटल, तो उन पांचों को भी बोला जाएगा डीजेनरेट ऑर्बिटल। ऐसे ही अगर एफ के 7 है तो उन 7 को भी डीजेनरेट ऑर्बिटल बोला जाएगा, अगर उनके साथ कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और उन सभी का क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। आइए अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज टॉपिक्स। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ 1s 2p 3d 4f डज नॉट हैव एनी स्फेरिकल और रेडियल नोड। ये 4 आपको ऑर्बिटल दिए गए हैं और इनमें पूछा गया है कि इनमें से किसके अंदर कोई भी नोड नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हो, नोड निकालने का फॉर्मूला जो हमारे पास है, स्फेरिकल या रेडियल नोड अगर हम निकालते हैं तो उसका हमारे पास जो फॉर्मूला वो है n-l-1, ये फॉर्मूला है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर हम 1s की बात करें तो n की वैल्यू है इसमें 1, l रहेगा 0 और 1 है ही, तो दैट इज इक्वल टू 0। तो 1s के केस में कोई रेडियल नोड नहीं है। अगर हम बात करें 2p, n की वैल्यू 2, p के लिए l की वैल्यू 1, 1, इसमें भी कोई नोड नहीं होगा। अगर हम बात करें 3d, तो इसके अंदर n की वैल्यू 3, d के लिए l की वैल्यू 2, -1, 0, 3d में भी कोई रेडियल नोड नहीं होगा। और लास्ट है 4f, इसकी अगर हम बात करें n की वैल्यू 4, f के लिए l की वैल्यू 3, 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट, आप इससे देख सकते हैं कि ये जो 4 ऑर्बिटल आपको दिए गए हैं, इनमें से किसी के अंदर भी रेडियल नोड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बोर्ड एग्जाम। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन एटम कैन हैव दी फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है ऑप्शन 1, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हैं किसी एटम में जिनके लिए n की वैल्यू 4 होगी, l की वैल्यू 1 होगी। एक एक करके हम चारों डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले a में आते हैं। a की अगर हम बात करें तो n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू 1 कौन सी सबशेल के लिए होती है? p सबशेल के लिए। तो 4p हम सबशेल की बात कर रहे हैं। इसके अंदर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालना चाहिए तो जैसा कि हम जानते हैं कि p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz, और प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 4p के अंदर वो होंगे 6। दैट मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन होंगे जिसके अंदर n की वैल्यू 4 हो सकती है और l की वैल्यू 1 हो सकती है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन देखिए। सेकंड ऑप्शन में n इज इक्वल टू 2, l की वैल्यू है 1, सो 2p की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके बाद m कह रहा है m इज इक्वल टू -1। m अगर -1 की बात करें तो 2 ऑर्बिटल हो सकते हैं, px और py, इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। और अगर s की बात करें +½ तो आपको बताया था मैंने कि +½ होता है एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए जो कि क्लॉकवाइज ओरिएंटेड होता है, और जो दूसरा होता है वो एंटी। तो किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं वो फिल ऐसे किए जाते हैं। ये मान लीजिए बॉक्स अगर एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। उन इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, एक अप हेड के साथ, एक डाउन हेड के साथ। आपको ध्यान हो, अप हेडर का मतलब है क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डाउन हेड का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम +½ की बात करें तो किसी ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही होता है जिसकी वैल्यू +½ होती है, दूसरे की -½ होती है। तो हमारे पास फिर से देखें n इज इक्वल टू 2 है,
तो L1 है तो P में पूछा गया है m की वैल्यू -1 होनी चाहिए, तो px और py किसी में भी हो सकती है। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जिनमें +½ वैल्यू जिनके लिए s की होगी, तो px और py में अगर दो इलेक्ट्रॉन हैं तो दोनों के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जिनकी वैल्यू +½ होगी। ये B था। अगर हम थर्ड C की अगर बात करें, C में n = 3 दिया गया है। जैसा कि आप फॉर्मूले से जानते हो कि अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं n = 3 मतलब थर्ड शेल में, तो उसका फॉर्मूला है 2n²। 2n² है। अगर आप इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो n की वैल्यू 3 रखें तो आंसर आएगा 18। थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। और अगर हम फोर्थ की अगर बात करें ऑप्शन, जिसमें n की वैल्यू 4 दी गई है और l की वैल्यू 2 दी गई है, तो l की वैल्यू 2 की अगर हम बात करें तो वो होती है d सब शेल के लिए, और उसके अंदर m की वैल्यू दी गई है 0। जैसा कि आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है d के अंदर जिसके लिए वैल्यू 0 होती है, उसको बोलते हैं dz²। और किसी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, तो फोर्थ का आंसर होगा 2। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग ऑर्बिटल 3p, 3d एंड 3s। जैसा कि हम जानते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने का जो फॉर्मूला है दैट इज √L × L+1 h/2π। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। इन फर्स्ट केस 3p, वी आर टॉकिंग अबाउट p ऑर्बिटल, एंड फॉर p L = 1, so nu = √1 × 1+1 h/2π, and you can say that √2 h/2π। इस फॉर्मूले से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें 3d, तो d सब शेल के लिए L की वैल्यू = 2, nu is your √2 × 2+1 h/2π, and it will be equal to √6 h/2π। आप इससे निकाल सकते हैं। और अगर थर्ड केस की अगर हम बात करें 3s, जिसके लिए L की वैल्यू 0 होती है, तो उसके लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी 0 निकल के आएगी। ओके स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने पढ़ा क्वांटम नंबर्स के बारे में। 4 क्वांटम नंबर अलग अलग थे, उनके बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया। फिर हमने पढ़ा शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में, और लास्ट में हमने कुछ 2-3 क्वेश्चंस उनसे रिलेटेड सॉल्व किए। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में असाइनमेंट दे रहा हूँ, उसके अंदर और दूंगा, जो कंपटीशन और CBSE या हरियाणा बोर्ड सभी से रिलेटेड है। आप उनको भी सॉल्व करना ना भूलें, जिससे आपको कंफर्म होगा कि आपको ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया। इससे नेक्स्ट के वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे, जो कि लास्ट टॉपिक भी है इस चैप्टर का। तब तक बने रहिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।